કેમ કે એક છોકરા પકડાઈ જાય એટલે माँ को तो तकलीफ होगी कि मेरा छोकरा क्या कर क्या होगा, इधर क्या धंधा करता होगा और क्या कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा। जबर मस्ती रहेगी कंटाळू दिवस आता मांडे अशी कंटाळी अरे હું નેટ પાછો મારે और मेरी बोट है ना पाकिस्तान की नहीं आके पकड़ गई। मैं 5.5 वर्ष पाकिस्तान की जेल में से छूट के आया हूँ। मेरा साल हुआ है 1 साल इधर। कब पकड़े गए थे आपके पति? 3 साल हो गया। मेरा पति मस्ती में धंधो करवा गया था ने એટલે ના પકડાઈ ગયેલો। શેઠનો ટંડેલનો શેઠ હતો ને એનો ફોન આવ્યો ટંડેલની ઘરવાળી ઉપર કે જાણે કે બોટ પકડાઈ ગઈ હતી, તમે તમારા વરનું બધું ડોક્યુમેન્ટ મને મોકલાવો તો હું જમે કરી આવું। એટલે મને પછી ખબર પડી કે મારા વર પકડાઈ ગયા છે। उसे सुबह से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हमें पता रात को 9 बजे चला। दूसरे फिशरमैन थे, उन लोगों ने बताया हमें, फिर हमें पता चला। अमने से 5 દિવસ પછી જાણ પડી, બધી ફોટા ને બધી લેવા આવ્યા ને ત્યારે પછી એના બાપને એકદમ આઘાત ચડી ગયો, પછી ખાટલા ઉપર ચડી ગયો। તો પર 1 વર્ષ 1.5 વર્ષ સુધી ખાટલા પર રહ્યો। એમ કે રવિ આવ્યો નહીં, રવિ ના થાય છે આવ્યો, ક્યારે આવે? રાતના 12:30 વાગે એનો જીવ ગયો। મહિલા ત્યાં સુધી જીવ વયો ગયો ને ત્યાં સુધી આંખમાંથી આહોરણ નીકળ્યા। हाँ वे मेरी मम्मी बहुत इलेक्शन पे है, बात में लड़ने बनती है इसलिए। पहली बार मैं भारत और पाकिस्तान के जो मछुआरे या माहीगीर जिसको कहते हैं, उस इशू के बारे में मुझे पता 2003-2004 में चला। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे मछुआरों को इशू सबसे ज़्यादा टची लगा इसलिए क्योंकि दोनों तरफ की हुकूमत जो है वो ये मानती है कि जो मछुआरे पकड़े जाते हैं वो इनोसेंट है, उनका कोई इलीगल एक्टिविटी से कोई ताल्लुकात नहीं है। उनका सिर्फ गुनाह अगर है तो एक ही है कि उन्होंने IMBL क्रॉस करके दूसरी तरफ गए। હવે અમે એમાં આવી આવશું। बीजू कहीं नहीं। मैं इधर आया तो मेरी घर की पॉलिसी भी है दुबली। माँ है, बाप मर गया, मेरा आया था, मेरी भाभी मर गई। कोई खबर आपने पहुंचाई थी? नहीं, सब बंद होता था, कागज आवक जवक बड़े बंद होता, कागड़िया का पासपोर्ट आता ना तपालू, ये सब बंद होती, तो खबर कैसे आएगा? कोरोना के पहले तक जेल में जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों को लेटर भेज सकते थे। कोरोना के बाद वो बंद हो गया है। यानी जेल में जो लोग हैं
उनको पता नहीं है कि उनके रिश्तेदारों की क्या हालत है, वो ठीक है या नहीं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, ये तो इमीडिएटली मालूमात होनी चाहिए, और वो प्रिजनर का राइट भी है। मेरे घर में 5 बच्चे ने 60 वो પછી નાર્વેસ પર સવારના અહીંથી 7 વાગે નીકળી જામ ને તો 10 વાગે આવું. 10 વાગે આવું ને 2 ભાંદરું ને આંગણવાડીએ મૂકી આવું. સ્કૂલે નિશેષમાં પાછા છોકરા મારા ટ્રેન આવી જાય. એ કઈ નાસ્તો પાણી કરવો હોય તો નાસ્તો પાણી કરી શકે. પાછા જવાનો સમય થાય એ લોકો વયા જાય. મારે એમ ઘેરે તો રહેવાનું બેન ટાઈમ જ નહીં. મારા દીકરા વસ્તુ કરીને કોઈક મને એમ કહે કે બેન આવી છે મજૂરી અમારી કરવા આવશે, હું મજૂરી કરવા પણ ભાગી જાઉં બજારેથી આવીને પણ. છોકરા કહે કે મમ્મી તું આખો ડેમ ને એવી રીતના જ તું રહે, કમા જ્યાં લગન તારા પપ્પા હોય ને ત્યાં લગન રખડા, એ જ્યાં જ્યારે આવી જાય ને ત્યારે તમને બેઠીને ખવડાવી શકાય, ત્યાં લગન મને ટાઈમ મળે. जनरली हम देखते हैं कि मछुआरे कम्युनिटी में मर्द आदमी जो होता है वो कमाता है, वो पकड़ा गया तो उसके बाद घर में इनकम ही बंद हो जाती है, गरीबी बहुत है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट उस पूरे इलाके में और कुछ नहीं है. फिर ऐसा होता है कि उसकी वाइफ हो या मदर या सिस्टर, ये लोग बाहर काम करने जाते हैं, और ये काम होता है सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक. उसकी जो असर है उनके बच्चों पर होती है. बच्चे स्कूल गए, स्कूल के से आने के बाद तो घर पर कोई नहीं है, तो बच्चे खेलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है. 1.5-2 साल इसमें निकल गए. उसके बाद बच्चों का फिर पढ़ने में मन नहीं करता है, क्योंकि आदत नहीं रही पढ़ने की. तो फिर वो भी और कुछ काम छोटा मोटा कुछ घर में काम वगैरह करना शुरू कर देता है, और वापस वो भी मछली पकड़ने चले जाता है. एक ये विशेष सर्कल है. आप गरीब है तो यू कंटिन्यू टू रिमेन पुअर. स्कूल जाती थी तो पढ़ाई में ने सब मन लगा रहता था. ऐसे ही आधा दिन तो स्कूल में ही चले जाता था. फिर वहाँ से आकर यहाँ घर पर सारा काम करना पड़ता है. मुझे अच्छा नहीं लगता, थक जाती थी मैं पूरे दिन ऐसे. फिर लेसन करूँ, स्कूल નું करूँ के घरों करूँ. भाई के पकड़े जाने के बाद भी मैंने 1 साल किया था पढ़ाई. फिर मुझे अच्छा नहीं लगा. फिर मैंने सोचा कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, मैं घर का ही संभाल लेती हूँ. भाई था तो घर का खर्चा चला जाता. पापा के एक्सीडेंट हो गया तो पापा कुछ कर नहीं सकते, पापा घर पर है. पापा के पैर में कितने रुपये हमने खर्च कर दिए. एक सिर्फ भाई ही था आधार हमारा. भाई कमाने जाता था तो घर चला जाता था, घर में सब कुछ. अब नहीं है तो हमें जाना पड़ता है कहीं दिखा को. કેટલા છે ને આમ તેમ બંધ પડે તો બહુ મોંઘું પડી જાય ને, કેમ કે ઘરનો કચરો કેમ ચલાવો તો. આ પકડાઈ ગયો ને પછી વર્ષ પછી એના 7,000 રૂપિયા આવતો મહિનાના. પછી પાછો ઓલો કરુણ આવ્યો ને એમાં તો પૈસા બંધ થઈ ગયા. પગાર હોય ને તો જાણે ઠીક છે કે પગાર અમારો આવે તો પગારનો અમારો ખર્ચી થઈ જાય. આ તો પગાર તો નહીં. હવે 19 વર્ષ આ લકડિયામાં છે, લકડિયામાં કંઈ ધંધો નથી. આંબુ માથે કરજો નીકળ્યો
કેમ કે અહીં દરિયામાં કાંઈ માછલી જ નથી ને ઓનેસરમાં. એમાં મચ્છીમાં પડે તો તમને ભાગ આપે, ન પડે ને તો હાંભું તમારા માથે પેટ્રોલનું બધીને ખર્ચો માથે. એમાં શું કમાય? કેવી રીતે ગુજરાન ચાલે? गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और उसकी वजह से इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो समुंदर में जो डाला जाता है, जिसके चलते समुंदर का पानी जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है और ऐसे इसमें मछली नहीं रह सकती, तो मछली माइग्रेट कर जाती है। समुंदर के नज़दीक मछली नहीं मिल रही है तो मछली जहाँ मिलेगी वहाँ मछुआरे उसके पीछे पीछे जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। हम लोग तो दोनों तरफ ये डिमांड कर रहे हैं कि सभी लोगों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों हुकूमत को पता है, दोनों हुकूमत जब एक दूसरे के साथ जब कॉरेस्पॉन्डेंस करती है उसमें वो एक शब्द हमेशा लिखते हैं कि दे क्रॉस बॉर्डर इनएडवर्टेंटली। तो गलती से पार की तो इतनी बड़ी सज़ा क्यों? और इसको लीगल इसमें न देखकर एक मानवता के तौर पर देखना चाहिए, इंसानियत के नज़रिए से देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि पकड़ना ही बंद करना चाहिए। એ હતા ને ત્યારે મને એમ સારું હતું, પણ એ પકડાઈ ગયા છે ને ત્યારથી મારા દીકરાને મને એમ કે થોડોક ઘણો મારાથી બહારના વ્યક્તિને જોઈએ કે મારો પતિ પણ હોય તો અમારા દીકરા પર લાખ તોડ કરે ને એને મમ્મી અરે કેટલું કરે. પેલા સમજતા નહીં એટલે કઈ કહેતા નહીં ને અત્યારે સમજે એટલે કઈ તહેવાર આવ્યો હોય તો એ લોકો રડી પડે કે મમ્મી મારા પપ્પા આવ્યા ને, મમ્મી મારા પપ્પા આવ્યા ને. તો તમારા પપ્પા ના થયા તો હું તો છે ને એમાં તો કે મમ્મી તો રખડીને અમને કેટલું ખવડાવી. તમે પણ મારા પપ્પા હોય તો તમે બહુ ખુશ હોય, કેમ કે એ કામીને આવે એટલે તારે ક્યાંય રખડવા પડતું હોય નહીં, તને ઘરમાં જોઈએ એટલે પૈસા મારા પપ્પા તમને પુગારી દે ને. અત્યારે મારા પપ્પા નથી તો કેવી રીતની તારી મમ્મી જિંદગી છે? एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस जो है उसमें एक प्रोविज़न ऐसी है जो 2008 में बना कि कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान में पकड़ा जाए या वाइस वर्सा, पकड़ने के 3 महीने के अंदर उसको कॉन्सुलर एक्सेस देना है। उसका मतलब हाई कमीशन के जो हमारे अधिकारी है वो जेल में जाकर उनको मिले और जेल में जाकर मिलकर उनका काम एक होता है कि वो सही में जो पकड़ा गया इंसान है वो भारतीय है या नहीं। और उस वक्त ऐसा भी था कि भारत और पाकिस्तान ने 2008 में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था इंडिया पाकिस्तान जुडिशियल कमेटी ऑन प्रिजनर्स। और उसका मकसद ये था कि उनसे बातचीत हो, जो प्रिजनर्स है दूसरे मुल्क के, उनकी वहाँ क्या दिक्कत है, उनको कॉन्सुलर एक्सेस मिला है या नहीं मिला है, उसका सेंटेंस ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, रिहाई करने में क्या दिक्कत हो रही है या उनकी तबीयत का हाल। तो ये सब वो कमेटी देखती थी। नहीं, अब तो ऐसा ही नहीं कि उसे हम वापस फिशरमैन में भेजे। अब तो ऐसा है कि किसी यूके वाली लड़की के साथ उसकी शादी करके यूके ही भेज दे। तो क्योंकि હું લંડન જઈને કામીશ તો પૈસો ધીરે ધીરે બધને ભરાઈ જાય. અંદાજે 10 લાખ જેવું હજી બધાને ભરવાના પૈસા બાકી છે. સારા કર્જા है ना, वहाँ पैसे बहुत कमाते हैं लोग. આપણા વડાપ્રધાનને એટલી તો પ્રાર્થના કરીએ ને એટલી વિનંતી કરીએ ને પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાનને પણ વિનંતી કરીએ, નિર્દોષ છે અમારા મસીમાર, ખાલી એક નાનકડી મછલી મારવા જઈશ ને અમારા મસીમારને 4 વર્ષની સજા એટલે એટલી મોંઘવારી છે. અમે નાના નાના બાલ બચ્ચાઓને પૂરી પોષણ પણ કરી શકતા નથી ને અમારા બાલ બચ્ચાઓને અમે સ્કૂલમાં ભણાવી પણ શકતા નથી. અમે એટલી જ વિનંતી કરીએ છીએ અમારા મસીમારને છોડાઈ આવો બસ.
મેં તો આગળ વિચાર્યું છે એમ કે એ ન આવે તો એ લોકોને હું 10 સુધી પણ ભણાવી શકું રખડીને, ગમે ના મજૂરી કરીને પણ એ લોકોને હું ભણાવી શકું 10 સુધી, પછી 10થી હું આગળ વધી શકું નહીં. હું વાંચજો મીન્સ કે 2 વર્ષ તો થયા, એમ કહેશ કે 5 વર્ષ સુધી એ લોકોની મોડત છે, તો 3 વર્ષ કાઢ્યા તો પણ 2 વર્ષ દુખે શીખે હું કાઢું હજી પણ એવી રીતનું મેં સોચ્યું છે. लगातार हम हुकूमत, दोनों तरफ की हुकूमत को लिखते हैं कि जल्द से जल्द ये कैसे वापस आए. मीडिया एडवोकेसी भी करते हैं, यहाँ की मीडिया में करते हैं, वैसे वहाँ की मीडिया में भी, दोनों तरफ की मीडिया में, ताकि एडवोकेसी के जरिए प्रेशर लाया जा सके. मेरा ये मानना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, और नफरत का जो माहौल है वो ख़त्म होना चाहिए. तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसके चलते दोनों मुल्क के लोगों को लगे कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए और जिसका हल निकालना चाहिए. पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और भारत में भी दोबारा यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं. नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हमने देखा है. तो उम्मीद ऐसी है कि दोबारा कुछ न कुछ बातचीत होगी. वी आर ऑप्टिमिस्ट.